नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने परिवार करियर टीवी में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम इस समय बीएससी एग्रीकल्चर 4th सेमेस्टर के लिए क्लासों को निरंतर 40 क्वेश्चन के साथ में आगे बढ़ा रहे हैं। आज से पहले हमने कल एक क्लास आपको दी थी, 40 क्वेश्चंस की थी, जो कि पार्ट 1 थी और आज का जो है पार्ट 2 आप लोगों के सामने है। तो यह कौन सी फसल है हमारी? तो हमारी जो आज का जो टॉपिक रहेगा वह टॉपिक क्या है? क्रॉप प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी सेकंड, मतलब रबी की क्रॉप्स। जो आज की रबी की क्रॉप्स हैं उसके बारे में आज हम 40 क्वेश्चनों का अध्ययन करने वाले हैं भैया। इससे पहले भी जो हमारा कल का था वो भी इसी फसल के ऊपर था। आप लोगों का ज्यादा वक्त ना लेते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, चने का वैज्ञानिक नाम। चना जो हमारा है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है प्यारे साथियों? बताओ एक बार जोर शोर के साथ में। चने का जो वैज्ञानिक नाम है प्यारे साथी, वह कौन सा होता है? चने का वैज्ञानिक नाम सिसर राइटिनम, सिसर फैबोइडी, सिसर काबुलिनम या जियामेस। तो जो चने का वैज्ञानिक नाम होता है वह क्या होता है? वह होता है सिसर राइटिनम। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जियामेस किसका होता है? मक्का का होता है भैया। जियामेस जो वानस्पतिक नाम होता है, साइंटिफिक नेम होता है, वह किसका होता है? मक्के का होता है। क्वेश्चन नंबर 2, चिकेपा को के रूप में जाना जाता है। जो चिकेपा है उसको किसके रूप में जाना जाता है? चिकेपा को किस रूप में जाना जाता है प्यारे साथी? चिकेपा को किस रूप में जाना जाता है? मोका, सरसों या फिर बंगाल ग्राम या हलवा के रूप में? तो चिकेपा को जो है उसको बंगाल ग्राम के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, चना का परिवार है। जो चना है उसका कुल क्या है अथवा चने का परिवार क्या है? क्या है? थियामिन, रूटिएसी, रूटिएसिया, इम्बिमम या प्रोटीन एशिया। तो जो चने का परिवार है प्यारे साथियों वह कौन सा है? वह कौन सा है? इम्बिमम। कौन सा है? इम्बिमम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, छोले किसमें भरपूर होते हैं? जो छोले होते हैं वह किसमें भरपूर होते हैं? चीनी में, प्रोटीन में, थायमिन में या राइबोफ्लोविन में? तो जो छोले होते हैं ये किसमें भरपूर होते हैं भैया? आप लोग बताएंगे इसका आंसर फटाफट। तो ये जो होते हैं किसमें होते हैं? ऑप्शन बी प्रोटीन में होते हैं। तो छोले किसमें पाए जाते हैं भरपूर मात्रा में? प्रोटीन में पाए जाते हैं। इतनी बात क्लियर हो चुकी। क्वेश्चन नंबर 45, काबुली चने में मानव शरीर में को कम करने की क्षमता होती है। जो काबुली चने होते हैं उनमें मानव शरीर का वह कौन सा पार्ट भाग है जिसको कम करने की क्षमता होती है? कौन सा है? क्या है? या रक्त कोलेस्ट्रॉल, खून में शर्करा या रक्त प्रोटीन अथवा रक्तचाप को कम करने की शक्ति? तो काबुली चने में मानव शरीर के किस पार्ट को कम करने की शक्ति होती है? तो कौन सा होता है? रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने की शक्ति होती है। किसमें होती है? काबुली चने में। इसमें काबुली चने में। इसमें शक्ति इसको कम करने की है, काबुली चने में है भैया, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला 46, बरसीम फसल का प्रमुख संबंधित पतवार है। जो हमारी बरसीम है उससे संबंधित प्रमुख खरपतवार कौन सा है भैया? कौन सा है? कासनी है, छिछोरी है, अर्कासोन है या एलुसिने फोएटिडा है? तो बरसीम का जो प्रमुख खरपतवार है प्यारे भैया वह कौन सा है? वह है हमारा कौन सा? कासनी। कौन सा? कासनी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कासनी, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्वेश्चनों को हम लोग करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखो, बरसीम मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। जो बरसीम है उसका मुख्य रूप से किसमें प्रयोग किया जाता है? फसल में, अनाज में, चारे में या फिर पानी के रूप में? तो बरसीम को मुख्य रूप से किसमें प्रयोग किया जाता है? तो बरसीम को मुख्य रूप से चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस रूप में चारे के रूप में अथवा चारा में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, 48 क्या है? यहाँ पर क्या आ गया? इसको इरेज कर देते हैं, तब तक इसका आंसर बताएंगे आप लोग। इसको इरेज कर देते हैं, इसका आंसर बताएंगे आप लोग। क्या हो जाएगा? बरसीम में कच्चा प्रोटीन, बरसीम में जो कच्चा प्रोटीन होता है वह कितने प्रतिशत पाया जाता है? 18 से 20%, 50 से 60, 120% या फिर 200%? तो बरसीम में कच्चा प्रोटीन जो होता है प्यारे भैया वह कितने प्रतिशत पाया जाता है? 18 से 20% पाया जाता है। कितना? 18 से 20% पाया जाता है।
बरसीम में कच्चा प्रोटीन 18 से 20% पाया जाता है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, परीक्षा में बनने के पूरे पूरे चांस। सूखे चने कब तक रख सकते हैं? जो हमारे सूखे चने होते हैं उनको कब तक रखा जा सकता है भैया? तो सूखे चनों को कब तक रखा जा सकता है? असीमित समय तक। कब तक? असीमित समय तक। ऑप्शन बी क्लियर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सूखे चने को असीमित समय तक रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 50, बरसीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? बरसीम का साइंटिफिक नाम क्या है भैया? ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रम, जियामेस या ऊर्जा सतिवा या जड़गांठ। तो जो बरसीम का वैज्ञानिक नाम होता है प्यारे साथियों, वह कौन सा होता है? वह होता है ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रम। कौन सा? ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रम होता है। यहाँ पर क्या है? जियामेस। जो जियामेस होता है यह किसका नाम है? वैज्ञानिक नाम मक्के का। किसका वैज्ञानिक नाम होता है? मक्के का। और ऊर्जा सतिवा किसका है? धान का साइंटिफिक नाम है भैया, यहाँ पर याद रखिए। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऊर्जा सतिवा। और मक्के का क्या है? जियामेज। और बरसीम का क्या है भैया? ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रम। बिल्कुल याद रखेंगे। चने की बीज दर होती है, चने की जो प्यारे साथियों बीज दर होती है वह कितनी होती है? बताएंगे इसमें। तो चने की जो बीज दर होती है वह 75 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी? 75 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। इसको याद रखेंगे, बहुत जबरदस्त है। क्वेश्चन नंबर 52 देखो, अनुशंसित इष्टतम अंतर होना देसी किस्म के लिए दिया गया। जो देसी किस्म होती है चने की उसके लिए इष्टतम अंतर कितना होना चाहिए? पौधे से पौधे के बीच में कितना होना चाहिए? 100 गुणे 100 सेंटीमीटर, 50 गुणे 50 सेंटीमीटर, 30 गुणे 30 सेंटीमीटर या फिर 20 गुणे 20 सेंटीमीटर। तो देसी किस्म के लिए जो चने की फसल के लिए अंतर, इष्टतम अंतर कितना होना चाहिए? तो वह होना चाहिए प्यारे भैया 30 से 30 सेंटीमीटर, 30 गुणे 30 सेंटीमीटर होना चाहिए भैया। अगला क्वेश्चन देखो, काबुली किस्म के लिए इष्टतम दूरी। जो चने की काबुली किस्म है उसके लिए इष्टतम दूरी कितनी है? काबुली चने को लगाने के लिए इष्टतम दूरी कितनी भैया मानी गई? तो कितनी मानी गई बता देंगे आप लोग? 45 सेंटीमीटर। 45 गुणे 45 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी राइट कर देंगे यहाँ पर। काबुली किस्म के लिए इष्टतम दूरी 45 सेंटीमीटर मानी गई। क्वेश्चन नंबर 54, चने का पुष्पक्रम क्या है? जो चने का पुष्पक्रम है वह क्या कहलाता है? चने का पुष्पक्रम क्या कहलाता है भैया? बताएंगे आप लोग। एक्सिलरी, पुष्पगुच्छ, कान या फिर सिर। तो चने का पुष्पक्रम क्या कहलाता है? एक्सिलरी। क्या कहलाता है? एक्सिलरी कहलाता है। किसका पुष्पक्रम? चने का पुष्पक्रम। किसका? चने का पुष्पक्रम। आगे देखो, चने की सिंचाई की सबसे आवश्यक अवस्था है। जो चने की सिंचाई की जाती है उसकी सबसे आवश्यक अवस्था कौन सी है प्यारे भैया? तो उसकी जो सबसे आवश्यक अवस्था है वह कौन सी अवस्था है प्यारे भैया? एक बार बता देंगे आप लोग। टिलरिंग के समय, सीआरआई के समय, फूल आने से पहले या फिर फसल काटने के समय। तो चने की जो इष्टतम, जो सबसे उत्तम अथवा सबसे उपयुक्त अवस्था है चने की सिंचाई की वह कौन सी है? फूल आने से पहले की। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट कर देंगे यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 56, मटर की बुआई के लिए आदर्श तापमान है। जो मटर की बुआई की जाती है उसके लिए आदर्श तापमान कितना रहता है? मटर की बुआई के लिए आदर्श तापमान कितना रहता है भैया? तो कितना रहता है? तो वह रहता है 10 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस। कितना? 10 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। मटर की बुआई के लिए आदर्श तापमान 10 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला देखो, मटर का प्रमुख उत्पादक है भारत है, बर्मा है, बांग्लादेश या फिर एरिका है। तो मटर का जो प्रमुख उत्पादक है वह कौन सा देश है? तो वह प्यारे साथियों देश कौन सा है? यह देश हो जाएगा हमारा प्यारा भारत। कौन सा हो जाएगा? भारत देश। मटर का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? भारत है। अगला देखो भैया प्रश्न। अगला है, चना एक प्रकार का पौधा है जो फोटो आवधिक रूप से होता है। जो चना एक प्रकार का पौधा है वो फोटो आवधिक रूप से होता है। क्या होता है भैया? छोटा दिन होता है, लंबा दिन होता है, दिन तस्ट होता है या इनमें से कोई नहीं है। तो जो चने का पौधा है वह कैसा होता है? लंबा दिन का पौधा। क्या है? लंबे दिन का पौधा होता है। तो इसको बहुत जबरदस्त तरीके से ऑप्शन बी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 59, बरसीम को के रूप में भी जाना जाता है। जो बरसीम है उसको किस रूप में जाना जाता है भैया? या बरसीम के को दूसरे रूप में किस रूप में जाना जाता है? देखो, हिंदी तिपतिया घास के रूप में,
गुलशन ग्रोवर के रूप में, या मिस्र का तिपतिया घास के रूप में, या कोई तिपतिया घास नहीं है। बरसीम जो है उसको किस रूप में जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है मिस्र का तिपतिया घास। मिस्र का तिपतिया घास। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आप लोगों का आंसर। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे भैया, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, काबुली चना की अवधि होती है, जो काबुली चना होता है उसकी फसल की अवधि कितनी होती है प्यारे भैया? 90 से 80 दिन, 90 से 180 दिन, 50 से 80 दिन, 300 से 350 दिन, या 200 से 210 से 230 दिन। तो काबुली चने की जो अवधि होती है प्यारे भैया वह कितनी होती है? वह होती है 90 से 180 दिन। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, मसूर का वैज्ञानिक नाम, मसूर का जो भैया वैज्ञानिक नाम है वह कौन सा वैज्ञानिक नाम है, बता देंगे आप लोग। लेंस कैलिनारिस, लेंस कार्टुकु, लेंस कार्टुकु लिनारिस, या लेंस पुलिनारिस, या लेंस दाल। जो मसूर का वैज्ञानिक नाम होता है प्यारे भैया वह कौन सा होता है? वह होता है कौन सा? वह होता है लेंस कालिनारिस। कौन सा? लेंस कालिनारिस। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसका वैज्ञानिक नाम होता है? मसूर का वैज्ञानिक नाम, मसूर का वैज्ञानिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन, मसूर किसके परिवार से संबंधित है? जो मसूर है वह किस परिवार से संबंधित है, अथवा किस फैमिली से संबंधित है भैया? जो मसूर है वह किस फैमिली से संबंधित है? सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी, पोएसी, या टिलियासी। जो मसूर है वह किस फैमिली से संबंधित है? यह जो संबंधित है किससे संबंधित है? लेग्यूमिनेसी कुल से संबंधित। मसूर लेग्यूमिनेसी कुल से संबंधित है भैया। आगे देखो, मसूर के पुष्प क्रम होता है, मसूर में जो पुष्प क्रम होता है वह किस रूप में होता है? मसूर का पुष्प क्रम किस रूप में होता है? तो गुच्छे के रूप में होता है, स्पाइकलेट्स के रूप में होता है, पुष्प गुच्छ होता है, या फिर सिर होता है। तो जो भैया मसूर का पुष्पक्रम होता है वह गुच्छा होता है। क्या होता है? गुच्छा होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा यहाँ। ऑप्शन ए जो होगा इसका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखो, मसूर की बुआई दर प्रति किलोग्राम हेक्टेयर की सिफारिश की जाती है। जो मसूर की बुआई की जाती है तो उसका बीज कितने किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से पड़ता है? किसका? मसूर का बीज कितना पड़ता है भैया? 8 से 10 किलोग्राम, 75 से 100 किलोग्राम, 30 से 40 किलोग्राम, या 60 से 70 किलोग्राम। तो मसूर का जो बीज होता है वह प्रतिवर्ष कितने किलोग्राम पड़ता है? तो वो प्रति हेक्टेयर कितने किलोग्राम पड़ता है? यह जो प्यारे साथियों पड़ता है 30 से 40 किलोग्राम। कितना? 30 से 40 केजी। कितना? 30 से 40 किलोग्राम, 30 से 40 किलोग्राम भैया, याद रखेंगे इसको भी। आगे देखो, मसूर में लाभ प्रोटीन लगभग प्रोटीन होता है। मसूर में जो साथियों प्रोटीन पाया जाता है वह कितने प्रतिशत पाया जाता है? मसूर में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? तो कितने प्रतिशत? 20%, 25%, 10%, या फिर 40%। तो मसूर में जो भैया प्रोटीन होता है वह कितना पाया जाता है? वह पाया जाता है प्यारे साथियों 25%। मसूर में प्रोटीन कितना पाया जाता है? मसूर के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है वह 25% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 25%। याद रखेंगे इसको जबरदस्त तरीके से। अगला क्वेश्चन, मसूर की खरपतवार को लगने से नियंत्रण किया जाता है। जो मसूर में जो खरपतवार उगते हैं उनका नियंत्रण किससे किया जाता है? किसके माध्यम से किया जाता है? मसूर में लगने वाले खरपतवारों का नियंत्रण किसकी सहायता से किया जाता है भैया? किसकी सहायता से किया जाता है? 2,4-D की सहायता से, या फ्लू क्लोरालिन के द्वारा, या दोनों के द्वारा, या फिर ग्लाइफोसेट के द्वारा। तो मसूर में जो खरपतवार लगते हैं भैया उसको किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है? तो उसका जो नियंत्रण किया जाता है फ्लू क्लोरालिन के द्वारा। किसके द्वारा? फ्लू क्लोरालिन के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। किसमें लगने वाले? मसूर के खरपतवार, मसूर के खरपतवार, मसूर के खरपतवार। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 67, मसूर की फसल को किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है? जो मसूर की फसल साथियों होती है उसको किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है प्यारे साथियों? इसका भी आंसर दे दो हमें फटाफट। तो किस प्रकार की आवश्यकता होती है? ठंडी और शुष्क, गर्म और आर्द्र, शुष्क और जल गर्म, या फिर सूखा।
तो जो भैया होती है मसूर की जो दाल उगाई जाती है या मसूर की जो फसल उगाई जाती है उसको किस मौसम की आवश्यकता होती है या किस जलवायु की आवश्यकता होती है? तो ठंडी और शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। मसूर की खेती के लिए कैसी जलवायु होनी चाहिए? ठंडी एवं शुष्क जलवायु होनी चाहिए। आगे देखो, मसूर की उत्पत्ति का केंद्र है। मसूर जो है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई या किस देश से हुई या किस क्षेत्र से हुई? मसूर की उत्पत्ति का केंद्र कौन सा है? अमेरिका है, साउथ अफ्रीका है या फिर मेडिटरेनियन क्षेत्र है या एशिया है? तो मसूर की जो उत्पत्ति का क्षेत्र है या मसूर की उत्पत्ति का केंद्र है वह कौन सा है? ऑप्शन सी मेडिटरेनियन क्षेत्र हो जाएगा। यह किसका उत्पत्ति स्थान है? मसूर का उत्पत्ति स्थान। मसूर का उत्पत्ति स्थान, मसूर का उत्पत्ति स्थान बिल्कुल राइट रहेगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 69, मसूर उत्पादन का अधिकांश भाग आता है। जो मसूर का उत्पादन होता है उसका अधिकांश भाग कहाँ पर उत्पादित किया जाता है भैया? तो मसूर का जो सर्वाधिक भाग उत्पादित किया जाता है वह भारत और कनाडा में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? भारत और कनाडा में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन ए जो होगा भारत और कनाडा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मसूर में परागण, मसूर में जो परागण होता है वह कैसा परागण होता है? पहले साथियों इसको भी देख लो। मसूर में किस प्रकार का परागण पाया जाता है? किस प्रकार का पाया जाता है? पर परागण, डबल क्रॉस परागण, स्वपरागण या ट्रिपल क्रॉस परागण? तो मसूर के अंदर जो परागण पाया जाता है वह साथियों स्वपरागण पाया जाता है। कौन सा? स्वपरागण। कौन सा परागण? स्वपरागण पाया जाता है भैया, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 71, जई किस प्रकार की घास है? जो जई घास है वह किस प्रकार की घास है भैया? ऑप्शन कौन कौन से हैं ये भी देख लो। वार्षिक, द्विवार्षिक, चिरस्थायी या बारहमासी? तो जई जो घास है भैया वह किस प्रकार की घास है? तो जई जो है वह वार्षिक घास है। कैसी घास है? वार्षिक। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए वार्षिक बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 72, मसूर में फफूंद रोग को पहचाने। तो कौन सा कैसे? ब्रॉडबीन मोटल होता है, ब्रॉडबीन दाग या काली जड़ सड़न या जड़ जड़गांठ सूत्रकृमि? मसूर में फफूंद की पहचान किस प्रकार की जाती है या कैसे पहचाना जाता है कि इसमें फफूंद लगा हुआ है? तो उसकी जड़ क्या होती है? काली हो जाती है। काली जड़ काली होकर सड़ जाती है। फफूंद से मसूर की जड़ काली होकर सड़ जाती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर। ऑप्शन सी जो होगा साथियों राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मसूर की फसल को के रूप में भी जाना जाता है। जो मसूर की फसल होती है उसको दूसरे किस रूप से जाना जाता है? मसूर की फसल को दूसरे किस रूप में जाना जाता है? मस्ती की फसल, शुष्क भूमि की फसल, गीली भूमि की फसल या कोई भूमि की फसल नहीं? तो अभी मैंने आपको बताया कि मसूर की फसल को कौन किस जलवायु की आवश्यकता होती है? शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? शुष्क भूमि की फसल। क्या हो जाएगा? शुष्क भूमि की फसल। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 73 का भी बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन भैया देखो, मसूर किस प्रकार का पौधा है? जो मसूर पौधा है वह कैसा पौधा है? C4 पौधा है, 60 डे प्लांट है या C3 है या फिर C9? तो जो मसूर का पौधा है भैया वह किस प्रकार का पौधा है? तो मसूर का जो पौधा है वह C3 प्रकार का पौधा है। कैसा पौधा है? C3। कैसा पौधा है? C3 पौधा है। आगे देखो, अनुशंसित मसूर की दूरी है। जो मसूर की खेती होती है उसकी अनुशंसित दूरी अर्थात मिनिमम दूरी कितनी होती है? कितनी होती है? 100 गुणे 100 सेंटीमीटर, 3 गुणे 5 सेंटीमीटर, 45 गुणे 45 या फिर 60 गुणे 60 सेंटीमीटर की दूरी होती है। तो इसकी जो दूरी होती है प्यारे साथियों वह कितनी दूरी होती है? वह होती है 30 गुणे 5 सेंटीमीटर। कितनी अनुशंसित दूरी होती है? 30 गुणे 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। बाढ़ की स्थिति के लिए अच्छी मसूर की किस्म, जो बाढ़ की स्थिति में उगाई जा सकती है वहां पर कौन सी किस्म उपयोगी रहेगी भैया? मसूर की कौन सी किस्म रहेगी ये भी बता दो हमें। कौन कौन सी है? पंत 6 है, पंत 98, पूसा 6, पूसा 98, 60 24 या लेंसुलेन? तो बाढ़ की स्थिति में अच्छी मसूर की किस्म कौन सी है? तो कौन सी है प्यारे साथियों? पूसा 6। कौन सी है? पूसा 6। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। भारत में मसूर का उत्पादन अधिक होता है। भारत में मसूर का उत्पादन किस राज्य में अधिक होता है भैया? इसका भी आंसर दे दो। भारत में मसूर का जो उत्पादन होता है वह सर्वाधिक कहां पर होता है? तो यह जो प्यारे साथियों होता है कहां पर? मध्य प्रदेश के अंदर होता है। कहां पर? मध्य प्रदेश के अंदर होता है। भारत में सर्वाधिक मसूर का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है।
जिस परिवार में जई संबंधित है, किस परिवार से, यहाँ पर क्या होगा, जिसकी जगह पे किस परिवार, यहाँ पर क्या हो जाएगा, किस हो जाएगा, जिसकी जगह पे। किस परिवार से जई संबंधित है, वह कौन सा परिवार है जिससे जई संबंधित है, कौन कौन से हैं, सोएसिया, पोएसी, लेग्यूमिनेसी या टिलेसी। तो जो जई का परिवार है साथियों, वह कौन सा परिवार है, वह जो परिवार है कौन सा है, पोएसी परिवार। जई किस परिवार का पौधा है, पोएसी परिवार का पौधा है। पोएसी का पौधा कौन है, तो जई, कौन है, जई है। आगे देखो, उपयुक्त मसूर का तापमान, जो मसूर की खेती होती है उसके लिए उपयुक्त तापमान क्या है, मसूर की खेती के लिए उपयुक्त तापमान क्या है, 40 से 50, 18 से 32, 0.5 0 से 5 या फिर क्या होगा 100 से 110। तो मसूर के लिए उपयुक्त जो तापमान होता है प्यारे साथियों, वह कितना होता है, 18 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, 18 डिग्री, कितना होता है, 18 डिग्री से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना, 32 डिग्री सेंटीग्रेड ग्रेड अथवा 32 डिग्री सेल्सियस। तो यह किसके लिए उपयुक्त है, मसूर के लिए उपयुक्त। अगला, मसूर के प्रमुख कीट है, मसूर के जो प्रमुख कीट हैं वो कौन 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 सा है, इसमें से प्रमुख कीट, सेमी लूपर, टिड्डी, चूहे या कोई नहीं। तो इसमें से जो मसूर का सबसे प्रमुख कीट है भैया, वह कौन सा है, वह है सेमी लूपर। कौन सा, सेमी लूपर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा। आज की क्लास बस यहीं तक, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर जो हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं साथ ही अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें, ताकि वो लोग भी इस क्लास से अपने चतुर्थ सेमेस्टर की तैयारी को मजबूत कर सके। जय हिंद, जय भारत।